सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 30 तारीख बहुत नज़दीक है और पेपर होने वाला है इसका यूटेट 2022 का जो पेपर है वो 30 तारीख को होने वाला है। और आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड देख भी लिए होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर भी देख लिए होंगे दोस्तों। तो परीक्षा से पूर्व आप लोगों के सामने लगातार वीडियोस लेकर के मैं आ रहा हूं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज ये मेरी लगभग 14वीं वीडियो है। इससे पूर्व मैं 13 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो एक बार आप एज अ रिवीजन उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ दोस्तों और आपको एक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिख पा रहा है कि सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन में जो विषयों का हम अध्ययन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। हमें पता है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है एकीकृत रूप से, मिश्रित रूप से, अलग अलग रूप से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के विषय का अध्ययन जो किया जाता है वो मिश्रित रूप से किया जाना चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा, मिश्रित रूप से सामाजिक अध्ययन के विषयों का अध्ययन हमें करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता एवं व्यवहारवाद, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अगर मूल्य की बात कर रहे हैं तो सामाजिक मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक मूल्य है आपका सहायता एवं व्यवहारवाद। ठीक है, सहायता और हमारा जो व्यवहार होता है हमारे समाज के लिए वो एक मूल्य बन जाता है। जबकि मूल प्रवृत्ति आदमी की पर्सनल प्रवृत्ति होती है या आक्रामकता की भी उसकी एक क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये सामाजिक मूल्य नहीं है। जबकि सहायता एवं व्यवहारवाद क्या है, आपका सामाजिक मूल्य कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो 1988 की जो पाठ्यचर्या आई थी उसमें सामाजिक विषय को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था या अभी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों, जो प्रारंभिक 5 वर्ष यानी कि 1 से कक्षा 5 तक जो पढ़ाया जाना था सामाजिक अध्ययन को, वो पढ़ाया जाना है पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में, इन्वायरमेंट साइंस या फिर ईवीएस बोलते हैं उसको दोस्तों। ठीक है, ईवीएस के रूप में दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। ठीक है, यानी कि गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, यानी कि वो किस विषय पर उसको उपकरण मतलब कौन सा केस स्टडी दे कि जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज और पृथ्वी की संरचना। देखिए दोस्तों, गहन अध्ययन करने के लिए छात्रों को गहन अध्ययन करने के लिए जब प्रकरण दिया जाता है तो प्रकरण हमेशा इस प्रकार का होना चाहिए जिसके ऊपर बच्चे की समझ हो, तभी उसके ऊपर वो अपनी क्या कर सकता है, केस स्टडी बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो भूकंप है या भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज हैं और पृथ्वी की संरचना के बारे में आम बच्चा नहीं जान पाता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जब इनके बारे में आदमी पढ़ेगा तभी जा करके उसका नॉलेज ले सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बिना पढ़ाए भी क्या होता है, छात्र उस चीज़ के बारे में जानता है। ठीक है, तो वो प्रकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं केस स्टडी के लिए। तो यहाँ पर भारत की प्रमुख फसलें दे रखी हैं। ठीक है, और बच्चे जानते हैं फसलों के बारे में और कौन सी फसल किस प्रकार से खाई जाती है या बोई जाती है या किस किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार से फसलों को उगाते हैं। तो भारत की जो प्रमुख फसलें हैं ये केस स्टडी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। अन्य चीज़ें के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो उसके ऊपर केस स्टडी कर सकता है। लेकिन भारत की प्रमुख फसलों के लिए उससे ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा और वो इजीली क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस स्टडी कर सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त
एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमारे अतीत करके वहाँ पर एक इतिहास की पुस्तक है 6, 7, 8 में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के विषय की बात नहीं करता। बिल्कुल सही है, राजाओं और रानियों की बात नहीं करता, बल्कि अन्य उस समय के राजनीतिक पक्ष क्या रहे थे, उस समय की आर्थिकी कैसी रही थी, उस समय की सामाजिकता कैसी रही थी, उस पर भी बात होती है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये केवल राजाओं और रानियों के समय के विषय की बात ही नहीं करता है। तो मतलब बिल्कुल सही है, अन्य बातों पर भी बात होती है। यह किसान तथा शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल करता है, जो हमारे अतीत हैं, जो प्रारंभ में हमारे समुदाय रहे होंगे या जो किसान या शिल्पकार समूह रहे होंगे, उनके बारे में गहनता के साथ बताया गया है इस पुस्तक में, हमारे अतीत पुस्तक में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। तो बिल्कुल वास्तविकता है, जो हमारे अतीत हैं तो उसमें बहुत सारे अतीतों की बात होती है, और यह पड़ोसी देशों के अतीत के विषय में है। तो जो हमारे अतीत विषय हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है, इसीलिए नहीं वाली चीज़ को हमने आंसर बनाना है दोस्तों, कि यह पड़ोसी देशों के अतीत के विषय में बताता है हमें। तो इतना नहीं, ये बात सत्य नहीं है हमारे अतीत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है। ठीक है, सामूहिक रचनात्मक विचार को, सामूहिक रचनात्मक विचार को जो सक्षम बनाएगा वो चर्चा का कौन सा रूप होगा। तो वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी या मस्तिष्क उत्प्लवन। तो दोस्तों सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाने के लिए संगोष्ठी, संगोष्ठी सबसे अच्छा चर्चा का माध्यम है दोस्तों। संगोष्ठी में क्या होता है कि सभी के विचारों को लिया जाता है और एक नया सामूहिक रचनात्मक विचार सामने उभर कर आता है दोस्तों। तो संगोष्ठी सबसे बेस्ट चीज़ है सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यह कथन किसका है। तो पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों सीधा आंसर याद कर लीजिएगा, मुनरो का कथन है ये दोस्तों। किसका कथन है, मुनरो ने ये बात कही थी कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो विद्यालय द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं, ये बात कही है मुनरो ने, याद रखेंगे आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय, पाठ्यक्रम निर्माण के सभी सिद्धांत इन ऑप्शनों में से किसके सिवाय सभी पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। तो अनुभवों की पूर्णता, तो पाठ्यक्रम निर्माण में अनुभवों की पूर्णता होती है दोस्तों। लचीलापन, बिल्कुल होता है लचीलापन, यानी कि लचीलेपन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। ठीक है, रूढ़िवादिता और सहसंबंध, तो सहसंबंध भी होता है पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में, लेकिन रूढ़िवादिता नहीं होती है दोस्तों। तो किसके मतलब रूढ़िवादिता के सिवाय पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन और सहसंबंध, लेकिन रूढ़िवादिता पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य डैश जोड़कर डैश को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ क्या जोड़ा जा सकता है, तो अन्य संदर्भ, संदर्भ जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, या अन्य क्या सामग्री जोड़ी जा सकती है या सूचनाएं जोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन समझ लीजिए कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य डैश जोड़कर डैश को पुष्ट और गहन बना सकता है। तो किस चीज़ को पुष्ट और गहन बनाया जा सकता है, यहाँ पर है चिंतन, पुस्तक, अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो पुस्तक को क्या बनाया जा सकता है, पुष्ट बनाया जा सकता है। किसको जोड़ करके, सूचनाएं जोड़कर, अन्य सूचनाएं जोड़कर पुस्तक को क्या किया जा सकता है, गहन और पुष्ट बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचनाएं एवं पुस्तक। ठीक है ना, कि पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य सूचनाएं भी जोड़ी जा सकती हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाएगी, जो पुस्तक है हमारी वो पुष्ट और गहन बन जाएगी। ठीक है, और जिससे ज्ञान प्राप्त करने में हमें और
मदद मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है। ठीक है, तो सूचनाओं को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? विश्लेषण करना, स्मरण करना, बोध करना या प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, आपने विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि देखी है। ठीक है, विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है कि एक बड़ी सी सूचना होती है, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और संश्लेषण विधि में क्या होती है, छोटे छोटे भाग होते हैं और इन सबको एक साथ मिला दिया जाता है, तो इसको संश्लेषित करना होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको विश्लेषण करना कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका विश्लेषण करना हो जाएगा कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण विधि के अंतर्गत होती है दोस्तों, यानी कि विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर से थोड़ा से हमारा जो सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन है जीके बेस्ड, वो आ रहे हैं आपके सामने। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा आप वीडियो को। लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय का नाम सभी ने सुना है, पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में असत्य कथन है, वे राजनीति में उग्र थे। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। याद रखिएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन आता है, ये कई बार आता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किसने खोला था, तो आप बोलेंगे लाला लाजपत राय ने खोला था दोस्तों। उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये गलत पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटेन में इनका होम रूल लीग कहीं नहीं खोली है इन्होंने। और इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, तो ये भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की है? लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। असत्य कथन को आपने करना है कि इन्होंने ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1916 के लखनऊ समझौते का संबंध किससे है? आपको पता है दोस्तों, 1916 में जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था 1916 का, तो उसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, तथा जो गर्म दल के और नरम दल के जो नेता थे वो भी फिर से क्या हो गए थे? एक हो गए थे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो 1916 में एक एकता की नई मिसाल बनाई गई। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक एकता के डोर में बंधे थे। ठीक है, इसलिए लखनऊ समझौते में उसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो लखनऊ जो समझौता हुआ था, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार उस समय लखनऊ समझौते के समय पर क्या थे? अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, लेकिन जो ये लखनऊ समझौते में जो हिंदू और मुस्लिमों को एक लाने की जो बात की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे, वो एक रहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे रहे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्होंने मतलब अपनी बात रखी थी, और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी बात, और एकता का कहीं ना कहीं क्या हुआ था? उद्गार हुआ था दोस्तों। तो लखनऊ समझौते का संबंध किससे है? यहाँ पर है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ समझौते का संबंध बाल गंगाधर तिलक से हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अंबिका चरण मजूमदार कौन थे उस समय? लखनऊ समझौते के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर है, बंगाल विभाजन का निर्णय 25 जुलाई 1905 को लिया गया। देखिए दोस्तों, 1905 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 25 जुलाई नहीं थी, बल्कि 19 जुलाई थी। ठीक है, इसलिए ये यहीं पर असत्य हो गया। बाकी आप समझ लीजिएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय क्या है? 19 जुलाई 1905 को लिया गया था, ना कि 25 जुलाई, तो इसलिए गलत हो गया और आंसर बन गया है। लेकिन अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावित 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बिल्कुल सही है, 16 अक्टूबर। 19 जुलाई 1905 को लिया गया था विभाजन का निर्णय, और 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन के समय वायसराय कर्जन के समय में हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, और बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर रद्द हुआ। तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर रद्द हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय 25 जुलाई 1905 को लिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप 19 जुलाई 1905 याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। गुरुदत्त सिंह का संबंध किस घटना से है? ठीक है, तो गुरुदत्त सिंह या गुरुदत्त सिंह आता है कहीं पर लिखा हुआ,
ठीक है। तो गुरुदत्त सिंह का संबंध किस घटना से है? तो यहाँ पर है कामागाटू मारू प्रकरण से, तोसा मारू कांडा, करजन वाडली हत्याकांड या नासिक षड्यंत्र केस। तो दोस्तों गुरुदत्त सिंह का जो संबंध था वो था कामागाटा मारू प्रकरण से। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। असल में एक कामागाटू गाटा मारू क्या था, एक जहाज़ था जो कि जापानी जहाज़ था और जिसको कि गुरुदत्त सिंह ने खरीद लिया था और उसमें बैठा कर के वो यात्रियों को कनाडा ले जा रहे थे, वैंकूवर द्वीप में। लेकिन वहाँ पर से इनके जहाज़ को क्या कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था। और जैसे ही ये बंगाल पहुँचे तो इन पर पुलिस ने फिर से फायरिंग कर दी और काफ़ी सारे लोग मर गए थे। तो गुरुदत्त सिंह का संबंध किस घटना से है? तो कामागाटा मारू प्रकरण से है, जो कि 1914 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक किसके लिए है? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? तो बिल्कुल दोस्तों वर्षा जल जो संग्रहण जो होता है वो भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए सबसे लाभदायक होता है, याद रखेंगे। वर्षा जल का जो संग्रहण किया जाता है वो भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है। तो दशराज्य युद्ध आपने सुना होगा। दशराज्य युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वैदिक काल की बात है। तो आर्यों और अनार्यों के बीच में ये दशराज्य युद्ध हुआ था। और किस नदी के तट पे हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है रावी, व्यास, झेलम या चेनाब। तो रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसको कि वेदों में पौरुषणी नदी भी कहा जाता है। पौरुषणी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। पौरुषणी नदी, पुरुषणी या पौरुषणी नदी के नाम से भी जानी जाती है। रावी का प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक है। तो दशराज्य युद्ध किसके किनारे हुआ था? सिंध प्रदेश में रावी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वैदिक काल में कौन सी फसल व्रीहि नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है गेहूं, जौ, चावल या चना। तो व्रीहि नाम से जो जानी जाती थी जो फसल वो थी चावल, ठीक है। और गेहूं को किस नाम से जाना जाता था? गोधूम करके, गोधूम के नाम से जानी जाती थी गेहूं, और चावल को कहा जाता था व्रीहि, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, चावल को ही व्रीहि कहा जाता था वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जितने 4 वेद है हमारे तो उनके उपवेद भी है, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है आपका वो है आपका ऋग्वेद का दोस्तों, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, ठीक है दोस्तों, धनुर्वेद, याद रखेंगे, ठीक है। सामवेद का है गांधर्ववेद, गांधर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद का है आपका शिल्पवेद। तो दोस्तों इसके आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेद यहाँ पर आया, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो किस वेद का उपवेद है आयुर्वेद? तो ऋग्वेद का हो जाएगा। यही पूछ दिया जाए आपका धनुर्वेद किसका है तो आप बोलेंगे यजुर्वेद का, ठीक है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्ववेद है, ठीक है। और शिल्पवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कौन सा भक्ति संत था जिसने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर है दादू, रामानंद, कबीर या तुलसीदास। तो रामानंद ने दोस्तों, याद रखेंगे। और रामानंद आपके कबीर के भी गुरु थे दोस्तों, ठीक है। तो रामानंद ने सर्वप्रथम अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सूफी सिलसिले की शुरुआत करने का श्रेय किसे है? तो भारत में जो सूफी सिलसिले की जो शुरुआत करने का जो श्रेय है दोस्तों वो है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है कहाँ पर? अजमेर में, याद रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। और सूफी सिलसिला की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मध्यकालीन महान कवि व संगीतज्ञ अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? ठीक है, यानी कि अनुयायी थे या फिर ये कह सकते हैं कि किसके शिष्य थे, ठीक है। तो जो आपको पता होना चाहिए, अमीर जो खुसरो था, ठीक है, अमीर खुसरो आपका बलबन के टाइम पे भी रहा और उससे पूर्व के राजाओं के टाइम पर भी
था वो। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसका अनुयायी था? तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का क्या रहे हैं, वो शिष्य रहे हैं अमीर खुसरो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सालबाई की संधि आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, सालबाई की संधि। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से ही हुई थी दोस्तों। तो 1782 में कौन गवर्नर जनरल था यहाँ पर? तो आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस या वेलेजली। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1772 से 1784 ईस्वी तक जो काल रहा वो रहा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, तो 1782 में सालबाई की संधि हुई है। तो सालबाई की संधि के समय जो भारत में गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके तहत अब बंगाल का गवर्नर होगा, ठीक है ना, तो उसी के तहत कलकत्ता में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है कहलाती है। देखिए पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अपसौर और उपसौर की घटना बताई थी, तो उसमें सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो शेप होता है वो अंडाकार होता है। तो कोई कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी कि जो न्यूनतम दूरी हो सकती है, और कभी अधिकतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी को हमने उपसौर अपसौर कहा था, और अधिकतम दूरी को हमने क्या कहा था? अपसौर कहा था। न्यूनतम दूरी को उपसौर और अपसौर अधिकतम दूरी को। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही कि लेकिन यही चीज़ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होती है दोस्तों। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी क्या होता है? एक अंडाकार शेप में ही क्या करती है चंद्रमा पृथ्वी की क्या करेगी? परिक्रमा करती है। तो वहाँ पर अपसौर और उपसौर चेंज हो जाते हैं। दूर वाली जो स्थिति होती है दोस्तों वो होती है अपभू, ठीक है, और नज़दीक वाली स्थिति होती है उपभू। ठीक है, तो यहाँ पर वो है वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है तो उसे क्या कहेंगे? अपभू कहेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। और सबसे नज़दीक होती है तो उसको उपभू कहेंगे, याद रखना। तो अपभू और उपभू अपसौर और उपसौर से ही आप याद रखेंगे। जैसे अपसौर में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वो अपसौर की घटना कहलाती है, और चंद्रमा जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपभू कहते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी चंद्रमा की बिल्कुल पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर की घटना कहते हैं, और चंद्रमा जब पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपभू कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन था चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है अपभू। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन का मतलब होता है दोस्तों अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर ही घूमने के कारण क्या होता है पृथ्वी पर? दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, या दिन रात बनते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं दोस्तों। बाकी ये दिन रात छोटे बड़े होना, ऋतु परिवर्तन होना और कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होना, ये सूर्य की परिक्रमा करने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, और दिन रात कैसे होते हैं? अपने अक्ष पर, यानी कि घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं दोस्तों। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, या चंद्रमा की परिक्रमण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों याद रखना, भू परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर, तो वो भू परिक्रमण होता है। इससे क्या होते हैं दोस्तों, इससे पूर्व के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, जो भू परिक्रमण होता है उसके द्वारा दोस्तों दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ऋतु परिवर्तन होती है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। लेकिन दोस्तों भू परिभ्रमण यानी कि भू परिभ्रमण का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का, ठीक है, उससे क्या होता है? दिन रात होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दिन रात
की होने का घटना क्या है, परिभ्रमण। और साल का होना या ऋतु परिवर्तन होना या कर्क मकर रेखाओं का निर्धारण होना, ये भू परिक्रमण के कारण होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किस राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया? अब यहाँ पर ऑप्शन है अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म किया था। उदयन, उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। हरिअंक वंश का था ये। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और हर्षवर्धन ने भी स्वीकार किया था। तो दोस्तों उदयन ने नहीं किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उदयन हरिअंक वंश का राजा था, अजातशत्रु का पुत्र, ठीक है, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुत्त पिटक के क्या संकलित है? सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, बौद्ध धर्म का वर्णन या निर्वाण के बाद का वर्णन। तो सुत्त पिटक दोस्तों आपको पता है बौद्ध का एक पिटक है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। तो सुत्त पिटक जो है दोस्तों उसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश या बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश थे वो सुत्त पिटक में ही क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा, ठीक है दोस्तों, क्या है? ठीक है, तो गरज ये आपके गोलार्ध हो गए दोस्तों, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध भी कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ से ऊपर वाला, और यहाँ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और यहाँ से इधर को दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ से इधर को क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो दोस्तों जो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा है, ये क्या है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पवने हैं, ठीक है, क्या है, पवने हैं, ठीक है। और कहाँ पर चलती हैं ये आपकी चलती हैं दक्षिण गोलार्ध की पश्चिमी पवनें होती हैं ये दोस्तों। जो दक्षिण गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें उठती हैं 50 डिग्री अक्षांश पे, 60 डिग्री अक्षांश पे और 40 डिग्री अक्षांश पे। 40 डिग्री अक्षांश को गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा 50 डिग्री अक्षांश को, और चीखता साटा 60 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। तो दक्षिण गोलार्ध की जो पश्चिमी पवनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हुआ था? तो ये चीज़ आप जानते हैं दोस्तों बहुत इजीली, ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अन्य वीडियोज़ को भी देखिएगा। आपका समय शुभ रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।